हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं और इस क्लास 10th एनसीईआरटी से हम लोगों ने अब तक ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, विद्युत चैप्टर को। क्लास 9th में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्लास 9th से बायो कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कर लिया है। केवल फिजिक्स बचा हुआ है। तो इस पूरे किताब को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बचे हुए चैप्टर्स जो क्लास 9th के हैं उन सारे को भी कवर कर लेंगे। नई वाली एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा चैप्टर 11 में, जो पुरानी एनसीईआरटी है, यानी इससे पहले 2 साल पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें आपको ये चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मिलेगा। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। 3 पार्ट्स के साथ ही ये आपका चैप्टर जो है विद्युत कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे से साइंस पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में डीप डाइव करना चाहते हैं, साइंस में कुछ ऐसे पढ़ना चाहते हैं जिसके बाद आपको साइंस कहीं से भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको जो इसमें पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन करना होगा, तो आप हमारे साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप पर जाकर के ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस कोर्स में एनरोल करने के साथ ये सारे पीडीएफ जो है एज आपको बोनस दिए जाते हैं, जो अलग से आप बाई करेंगे तो अलग से पैसे आपको देने पड़ेंगे। इस कोर्स के अंदर ये पीडीएफ जो है आपको एज बोनस दिया जाता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। 99 शिफ्ट्स हुए थे, तो 99 सेट्स जो है आपको शिफ्ट वाइज कराया गया है। डिटेल में डिस्कशन वीडियो है, डिस्कशन कोर्स है ये, तो इस कोर्स को भी आप एनरोल कर सकते हो अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो खास करके इस एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 99 शिफ्ट जो हुए थे उन सारे का जो है टेस्ट सीरीज बना करके आपको 99 टेस्ट भी इसमें दिया जाता है और A4 साइज में आपको डिटेल प्रिंटेबल पीडीएफ दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और A4 साइज में आपको दिया जाएगा और यहाँ भी आपको ये सारे पीडीएफ जो है आपको एज अ बोनस दिया जाता है। अलग से आप बाई करेंगे इन सारे पीडीएफ को तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इस कोर्स के साथ ही आपको ये सारे एज अ बोनस मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, चाहे आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल करने से पहले जो डेमो वीडियोज है आप उन सारे को देख लें। ठीक, और जो बातें लिखी गई है डिस्क्रिप्शन में उन सारे को भी अच्छे से आप कवर कर लें। इस कोर्स में आपको A4 साइज में पीडीएफ नहीं दिया जाता है। इस कोर्स में जो पीपीटी स्लाइड्स होते हैं उसी का पीडीएफ आपको दिया जाता है। तो कोई भी कोर्स अगर आप खरीदने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप वहां पर कोर्स से रिलेटेड जो बातें कही गई है उन सारे को आप अच्छे से पढ़ ले, जो डेमो वीडियो है उन सारे को देख ले, सेटिस्फाई हो जाए आप, उसके बाद आकर के आप कोर्स में एनरोल कीजिए, उसके बाद आप आकर के कोर्स को खरीदिए। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोग के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। तो जो विद्युत है वो ऊर्जा का रूप है, ये आपके लिए जरूरी है याद रखना। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो क्या है जिससे बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने तथा नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे, यानी जब विद्युत धारा बहती है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इनके क्या प्रभाव होते हैं, इनका क्या यूज है, इन सारे पर चर्चा करेंगे। राइट, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, कैसे सर्किट में वो फ्लो करती है, कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट जो है कंट्रोल किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है, इन सारे का उत्तर आपको इस वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा। सबसे पहले देखो विद्युत धारा और परिपथ। इस हेडिंग से आपको विद्युत धारा और परिपथ के बारे में मालूम चलेगा। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। वायु धारा और जल धारा, हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। जल धारा मतलब बहता हुआ जल, ठीक है। वायु धारा मतलब बहती वायु, राइट। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम यह कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। बहता जल है तो हम जल धारा बोल सकते हैं, बहती वायु है तो वायु धारा बोल सकते हैं। ऐसे ही भाई वो कौन सी चीज है जिसके बहने से
हम विद्युत धारा कहते हैं तो वो है विद्युत आवेश। ठीक, विद्युत आवेश, जब विद्युत आवेश बहता है तो उससे विद्युत धारा कहते हैं। बहेगा किससे भाई? जिससे ये आवेश बह सकता है, जिसे हम लोग यूजुअली चालक बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे जो भी मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो सारे कंडक्टर होते हैं। तो जब किसी चालक से ना विद्युत आवेश बहता है तो हम बोलते हैं कि विद्युत धारा बह रही है। राइट। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, सेल मतलब एक सिंगल सेल, और जब हम बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल टॉर्च बल्ब को दीप्त बनाने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या? आवेश का प्रवाह, है ना, आवेश का प्रवाह। ये याद रखिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। जल धारा मतलब बहता हुआ जल, वायु धारा यानी कि बहती वायु, और जो विद्युत धारा है मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह। हमने यह भी देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं, ऑन ऑफ स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है ना भाई। एक तरफ सेल है, एक तरफ चालक है, स्विच ऑन किया ये कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ किया ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है एग्जाम में पूछा गया था कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को डैश कहते हैं, विकल्प में विद्युत परिपथ दे रखा था। ठीक, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट आप क्लोज कर देते हो, जब ऑफ करते हो तो सर्किट आप ओपन कर देते हो। तो विद्युत परिपथ तभी बनेगा जब क्या हो, एक कंटिन्यूअस रास्ता हो और क्या हो, वो क्लोज्ड हो। ठीक, मान लीजिए स्विच आपका ऑन ही है लेकिन तार कहीं से टूट गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ ना, सतत नहीं हुआ, वो तो ब्रेक कर गया है। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता है, बल्ब नहीं जलता है। तो जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट जो है हमारा वो टूट जाता है। जो हमें बंद परिपथ चाहिए अब वो बंद नहीं रहता है, ठीक है, और ना ही वो कंटिन्यूअस रहता है। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? देखो, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाह करता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में विद्युत धारा जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम लोग यूजुअली जो है स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, चाहो तो आप कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को। और जो आवेश है उसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, या फिर आप कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो विद्युत धारा क्या है? देखो, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या है? आवेश है, बट्टे में क्या है? समय है। तो यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है विद्युत धारा को। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत आवेश के प्रवाह की दर है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा है धातु के जो धातु होते हैं, जो आप तार इस्तेमाल करते हैं, धातु के तार इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सारे का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे सर्किट जिनमें धातु के तार इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे अगर आप किसी विलयन से किसी सॉल्यूशन से अगर आप परिपथ बनाते हैं, वैसे केस में आवेश का प्रवाह करने वाले जो होते हैं कण, वो आयंस होते हैं। लेकिन अगर हम मेटल की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो उसमें जो आवेश का प्रवाह है उसकी रचना कौन है? यानी फिर करंट किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बन रहा है ना। किसी विलयन से कर रहे हैं, जैसे नमक पानी का घोल है, वहां से विद्युत का चालन हो रहा है, तो वहां पर आयंस के द्वारा होता है।
राइट। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया तथा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। कहा जा रहा है कि जब बिजली के बारे में स्टडी किया जा रहा था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी और ऐसा माना गया था कि जो विद्युत धारा है वो किसके कारण है, धन आवेश के प्रवाह के कारण है। धन आवेश के प्रवाह के कारण है, यानी जो धारा बन रही है किसके कारण, आवेश के प्रवाह के कारण। आवेश भाई धन आवेश हो सकता है और ऋण आवेश हो सकता है, तो कहा गया था कि धन आवेश के प्रवाह के कारण है और जो धन आवेश के प्रवाह की दिशा है उसी को विद्युत धारा की दिशा माना गया पहले, राइट। कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर फ्लो कर रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन भी यही है, ये पहले है ना, पहले स्टार्टिंग में ये माना जाता था, राइट। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। लेकिन अब क्या है, अब हम लोगों ने परिपाटी क्या लिया, चिन्ह परिपाटी क्या लिया है कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा और विद्युत धारा की बहने की दिशा अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। तो स्टार्टिंग में यह माना गया था कि करंट किससे बनता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो दिशा है वही विद्युत धारा के बहने की दिशा है। लेकिन अब क्या है, अब ये है, अब हम इसे मानते हैं। अगर कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बह रहा है तो हम मानेंगे करंट इधर की ओर जा रहा है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो जो आपके विलयन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, वहां से जो विद्युत का चालन होता है वो आयंस के कारण, यानी धारा बनती है आयंस के कारण। लेकिन जो आपके धातु होते हैं उसमें जो धारा बनती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, आवेश के प्रवाह के कारण। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए कि ये एक धातु का तार है, अगर आपसे कह दिया कि देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो आप मानेंगे कि इस तार से इस तार में जो है करंट की डायरेक्शन ये, ठीक, उल्टा आप मानेंगे, राइट। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये चालक है, ठीक है, ये एक चालक है। अब ये देखो एक क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए कि t टाइम के लिए टोटल चार्ज इस वाले क्रॉस सेक्शन से Q फ्लो होता है। आवेश, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो मैंने कहा कि भाई t टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है यहां से क्रॉस किया है, t समय तक, है ना, t कुछ भी हो सकता है, t समय तक जो है इस वाले क्रॉस सेक्शन से, इस वाले एरिया से, थोड़ा मैं सिलेंड्रिकल बना देता हूं ताकि और आपको अच्छे से फील आए। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो कर रहा है t टाइम के लिए। तो t टाइम में कुछ ना कुछ आवेश प्रवाहित होगा ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे जो है फ्लो कर रहा है तो इसके साथ क्या है, चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं कि इससे चार्ज जो है फ्लो कर रहा है इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो मैंने कहा कि भाई t टाइम के लिए, t टाइम में जो है आवेश मान लीजिए कि Q प्रवाहित होता है t टाइम के लिए, तो भाई एकांक समय में कितना करेगा, इस वाले क्रॉस सेक्शन से t समय में टोटल Q चार्ज फ्लो करता है। तो एकांक समय में, इकाई समय में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q बाई T बोलेंगे। इसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं कि इस यहां पर बोल रखा था ना, एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से, तो मैंने ये विशेष क्षेत्र ले लिया, कहा कि t टाइम में टोटल Q चार्ज फ्लो किया है। तो इकाई समय में कितना किया है, यूनिट टाइम में कितना किया है, यूनिट टाइम में निकालेंगे तो वही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा जो इस वाले क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को इधर की ओर माना है, तो करंट की डायरेक्शन को हम लोग इधर मानेंगे कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से जो है एकांक समय में इतना विद्युत धारा जो है प्रवाहित हुआ है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, राइट। ये जो ऊपर में आवेश है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और टाइम का हम
जानते हैं सेकंड होता है। तो इस हिसाब से जो ये विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक कूलम है, जो लगभग इतने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक कूलम का मतलब क्या हुआ, एक कूलम का मतलब हो गया इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज निकाल लेंगे तो एक कूलम के बराबर होगा। यानी एक कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है ना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन से, ये एक कूलम के बराबर हो गया। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में रखा गया है। एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकंड। एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकंड, या इस वाले रिलेशन से आप पता लगा सकते हो। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। यहां पर देख लो आप, इस वाले फॉर्मूले से अगर हम यहां पर आवेश एक कूलम लेते हैं एक सेकंड में, यानी कि इस वाले क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए कि एक सेकंड में कुल आवेश एक कूलम फ्लो किया है, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट अगर आप निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, एक कूलम पर सेकंड के बराबर आएगा। एक कूलम पर सेकंड के बराबर आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। ठीक, तो एक एम्पियर का मतलब और कुछ नहीं है, किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में एक कूलम आवेश फ्लो किया है, राइट। तो एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना जो है प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में एक कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। अर्थात एक एम्पियर बराबर एक कूलम बटे में एक सेकंड। जो छोटे छोटे करंट होते हैं, है ना, स्मॉल करंट होते हैं, उसे हम लोग मिली एम्पियर में भी मापते हैं और माइक्रो एम्पियर में भी मापते हैं। एक मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर का मतलब, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। एक माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻6 एम्पियर। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो छोटे करंट को हम लोग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में भी माप सकते हैं। परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग एमीटर कहते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किट है, उस सर्किट में विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि भाई कितना एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो एक डिवाइस आता है जिसका नाम है एमीटर, जिसका नाम क्या है, एमीटर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये ए लिख देंगे सर्कल बना करके, और बैटरी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और नेगेटिव वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है। तो किसी सर्किट में अगर आप चाहते हैं ये जानना कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो आप एक डिवाइस जोड़ेंगे एमीटर। एमीटर को हम जिस सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट को मापना है उसमें हम लोग श्रेणी क्रम में लगाएंगे। जिस भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को मापना है, एमीटर को उस सर्किट में जो है श्रेणी क्रम में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपको इस वाले सर्किट में करंट चाहिए ना, तो आप इसको श्रेणी क्रम में ऐसे लगा देंगे ताकि करंट जो है यहाँ से पार करे, तो ये डिवाइस जो है मेजर कर ले उस करंट को, कितना करंट फ्लो कर रहा है। चित्र 12.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ का व्यवस्था जो है आरेख दिखाया गया है। इसमें देखो क्या सब है, सेल दिखाया गया है, ठीक, आपको सेल दिखाया गया है, और आपको एक बल्ब दिखाया गया। ये बल्ब का प्रतीक है। बल्ब को हम लोग सर्किट में बल्ब ऐसे बनाकर दिखाते हैं, इसका मतलब लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये एमीटर है। एक यहाँ पर देखो स्विच लगाया गया है, और ये पूरा एक तार है, चालक है। तो कहा गया है कि एक सेल है, बल्ब है, एमीटर है, प्लग कुंजी है, इससे सर्किट बन गया है। आपको क्या चाहिए, तार चाहिए, सर्किट बनाने तार चाहिए, सेल चाहिए, तार चाहिए, सेल चाहिए, है ना, तार चाहिए, सेल चाहिए। करंट मापना है तो एमीटर लगा दो, और स्विच चाहिए ऑन ऑफ करने के लिए। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, बैटरी
को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, कुंजी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, स्विच को ऐसे दिखाते हैं। अब देखो एक सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा प्लेट बनाएंगे, एक छोटा प्लेट बनाएंगे, ऐसे बड़ा प्लेट को पॉजिटिव दिखाएंगे, छोटा प्लेट को नेगेटिव दिखाएंगे। बैटरी अगर आपको दिखाना हो तो बड़ा प्लेट छोटा प्लेट, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट। जो आप यहां पर ये दिखा रहे हो कि आपने 3 सेल को कंबाइन किया है, ठीक। बड़ा प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल, राइट। कभी भी आप सर्किट बनाएंगे तो जो धारा आप दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से धारा जो है ऐसे निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल में घुस रही है। यहां देखो दिखाया गया कि पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकली है और ऐसे बल्ब से होते हुए, एमीटर से होते हुए ये नेगेटिव टर्मिनल में जो है धारा आई है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है, ठीक। तो कभी भी आप सर्किट बनाएंगे ना तो आप ये मत कर देना कि यहां से आप धारा मत निकालना। धारा निकालेंगे आप पॉजिटिव प्लेट से और धारा एंटर जो है नेगेटिव प्लेट में आकर के करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अमीटर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए और सर्किट में इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो एक सवाल जो है आपको दिया गया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना विद्युत धारा जो है दिया गया है 0.5 एम्पियर और आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट आपको टाइम दिया गया और आपसे आवेश पूछा है, क्यू पूछा है, राइट। तो अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, I बराबर Q बट्टे में T, ये आपने पढ़ा, ठीक। अब देखो यहां पर आपको I का मान दिया हुआ है 0.5, Q आपको चाहिए, T आपको दिया हुआ है 10, लेकिन यहां पर देखो मिनट दिया हुआ है, ठीक है। मिनट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको आवेश जो है चाहिए एसआई मात्रक में। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो यहां पर आवेश अगर आपको एसआई मात्रक में चाहिए, यानी कि जो जो आप यहां पर मान बैठाएंगे वो सारे के सारे एसआई मात्रक में ही होने चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा 300 कूलम, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ये ध्यान में रखिएगा। I बराबर Q बाई T, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम है, इसका सेकंड है और इसका एम्पियर या फिर कूलम पर सेकंड। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो अभी आपने पढ़ा था यहां पर विद्युत परिपथ किसको बोलते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, राइट। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा यानी कि एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बेसिकली आपसे जो है पूछा गया है। तो 1 एम्पियर हम लोग किसको बोलते हैं, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से या फिर किसी विशेष क्षेत्र से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलेंगे, या फिर बोलेंगे उस विशेष क्षेत्र से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो 1 कूलम का मतलब कितना, 1 कूलम का मतलब 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। अभी आपने देखा था कि 1 कूलम का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, राइट, गुने में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गुने 10 पे पावर 18, 6 गुने 10 पे पावर 18, 6 गुने 10 पे पावर 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके जो है 1 कूलम आवेश बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। या फिर आप क्या करो, ये रिलेशन ध्यान में रखो, Q बराबर N इंटू में E। कभी कभी आ जाता है सवाल, ठीक है, कि भाई आपको ना दे दिया जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना आवेश बनाएंगे, तो यहां पर आप डालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, राइट। और यहां से आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, आपको आवेश दे दिया जाएगा, तो आप जो है ऐसे निकाल लेंगे। इसी वाले सवाल में देखो आवेश आपको दिया गया है 1 कूलम, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना, ठीक। यहां से आप टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे तो लगभग इतना जो है आएगा, राइट। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो।
तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, आवेशों का जो प्रवाह होता है उसी से धारा बनता है। अब तार के भीतर ये आवेश जो प्रवाह होते हैं उससे संबंधित कुछ बातें जो है आपको दी गई है। कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है, किसी भी धातु से विद्युत का चालन या फिर जो विद्युत धारा है वो कैसे प्रवाहित होती है। आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है ना। ठोस में जो एटम्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास पास होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ऊर्जा भी नहीं होती, तो फिर वो कैसे उन ठोस के एटम से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रवाह कर पाते हैं, जिसके कारण धारा बनती है। ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं, यानी काफ़ी क्लोज्ड होते हैं और इनके बीच बहुत ही कम स्थान होता है। लेकिन यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि वे निर्वात में हो। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जो ठोस होते हैं उनमें तो एटम्स काफ़ी पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप जो है बहुत ही कम होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जिनके पास उतनी ऊर्जा भी नहीं होती है वो कैसे फ्लो कर लेते हैं तार के भीतर। तो कहा जा रहा है जब इस चीज़ का पता लगाया गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो कुछ वैसे चल लेते हैं जैसे कि वो निर्वात में हो, मतलब कुछ है ही नहीं उसके रुकावट के लिए, ऐसे चलते हैं। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति से बहुत भिन्न होती है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति जो है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में जो आवेश की गति होती है उससे बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई अस्थायी धारा प्रवाहित होती है तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह चाल से गति करते हैं। अपवाह चाल जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। कहा जा रहा है जब किसी चालक से कोई अस्थायी धारा प्रवाहित होती है, एक चालक है उससे अस्थायी धारा मतलब जैसे 5 एम्पियर की धारा जो है लगातार प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर फिक्स्ड है, राइट। तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत अपवाह गति से गति करते हैं। हमें ये तो मालूम है कि भाई चालक है, इसमें धारा अगर बह रही है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है बह रहा है। मान लीजिए कि धारा इधर की ओर बह रहा है, मान लो कि 5 एम्पियर धारा जो है फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर बह रहा है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन के पास जो गति है, जो चाल है, उसे हम लोग अपवाह चाल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चाल है भाई? अपवाह चाल। इसे हम लोग अपवाह चाल बोलेंगे। जब किसी चालक से एक अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही होती है उस समय इलेक्ट्रॉन धारा बन रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसे हम लोग अपवाह चाल बोलते हैं। किसी प्रारूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस अपवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है और यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 मिलीमीटर पर सेकंड कोटि पाई गई है। कहा जा रहा है कि जब कॉपर को चालक के रूप में लिया गया और उसमें इस अपवाह चाल को निकाला गया, इलेक्ट्रॉन के अपवाह चाल को निकाला गया, बहुत ही छोटा मिला, बहुत ही छोटा, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है कितना फ्लो कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 1 मिलीमीटर। 1 सेकंड में जस्ट 1 मिलीमीटर। जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित 1 मिलीमीटर पर सेकंड कोटि की पाई गई। फिर ऐसा क्यों है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है? ठीक, जब इलेक्ट्रॉन की गति भाई इतनी कम है, जब इलेक्ट्रॉन की गति इतनी कम है, इतने कम स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि हम स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जल जाता है? हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं, बल्ब उधर जल जाता है। इतना फास्ट कैसे हो पाता है जब इलेक्ट्रॉन जो है इतना स्लो चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। जैसे आपने सर्किट देखा, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा जो है वो तब बने जब यहां से इलेक्ट्रॉन, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ऐसे पूरा घूम करके इस वाले टर्मिनल में आया, तब धारा बने, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही धीमी गति से चलता है। इलेक्ट्रॉन अगर धीमी गति से चल रहा है, फिर यह कैसे संभव है कि हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल उठता है? कैसे संभव है? यही चीज आपसे कहा जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्युत धारा केवल तब आरंभ हो
जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का भौतिक अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन खुद जो चले वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया है ना, वास्तव में जो प्रक्रिया है, जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है। जैसे लाइट की स्पीड है, लाइट जिस स्पीड से ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ वैसे ही ट्रेवल करती है, लगभग उसी स्पीड से ट्रेवल करती है ना, लगभग उसी स्पीड से, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है ना, लगभग उसी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। मंत्र मुग्ध करने वाली है, जो वास्तव में इसकी प्रक्रिया है, कहा जा रहा है जो वास्तव में इसकी प्रक्रिया है विद्युत धारा प्रवाहित होने की, जो कि लगभग लाइट की स्पीड से ही होती है, ये मंत्र मुग्ध करने वाली है, आपके मन को मोह लेने वाली है प्रक्रिया, राइट। लेकिन हमारे इस क्लास 10th में इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक। इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे हो पाता है, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ये अपवाह चाल है ये कुछ और कहता है ना। हम ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से करंट बन रहा है, हम ये भी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट की स्पीड से लगभग जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, बल्ब को जला देता है। ये सब कैसे हो पा रहा है, मतलब मामला जो है बैठ नहीं रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें जो है एक साथ। तो जो वास्तव में इसकी प्रक्रिया है ये आप हायर क्लास में पढ़ते हैं, इस क्लास में नहीं पढ़ना है, नहीं आपको जानना है। विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक, एक पाइप है, पाइप का जो दोनों एंड है वो जमीन से समान हाइट पर है, ऐसे समान हाइट पर है। या फिर इसको छोड़ो, पाइप को छोड़ो, हम तापमान को ले लेते हैं, हम तापमान को ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये सब मेटल है, सबको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लो कि इसका तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आप ऊष्मा का प्रवाह, क्या यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह होगा? ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हीट ट्रांसफर तभी होता है, हीट ट्रांसफर तभी होता है जब तापमान में अंतर जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ताप में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। एक उच्च ताप पे होना चाहिए, दूसरा निम्न ताप पे होना चाहिए, तब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगर मान लीजिए कि ऊष्मा का प्रवाह, अगर मान लीजिए तापमान एक समान हो जाए, वैसे केस में ऊष्मा का प्रवाह जो है नहीं होता है, राइट, नहीं होता है। ऐसे ही वायु जो है अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अगर दाब में कोई अंतर नहीं है तो वायु नहीं बहेगी, राइट, वायु नहीं बहेगी। उसके बाद छतों पर आपने देखा होगा जो टंकी रखा होता है पानी का, वो थोड़े हाइट पर रखा होता है ना। हाइट पे इसलिए रखते हैं ताकि जो पानी है वो बहे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मान लीजिए कि पाइप है ये, और ये जो पाइप है इसमें पानी है, इसमें पानी है, लेकिन ये पाइप जो है ऐसे हॉरिजेंटली रखा हुआ है, दोनों के दोनों जो सिराएं हैं वो समान हाइट पे है, यानी पाइप ठीक ऐसे है, इसमें पानी है, दोनों सिराएं खुली हुई है, पानी फिर भी नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे हम ऐसे टिल्ट करेंगे गिर जाएगा, क्योंकि इधर की ओर जो है जैसे हम टिल्ट करेंगे लेवल में डिफरेंस आ जाएगा, लेवल में डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, एक तरफ उच्च दाब हो जाएगा, इधर उच्च दाब हो जाएगा, इधर निम्न दाब हो जाएगा, और ये पानी जो है नीचे की ओर गिरने लगेगा। ठीक वैसे ही जो धारा है ना, धारा, जो विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको बहने के लिए भी ना विभव में अंतर चाहिए होता है, जिसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं, है ना, विभवांतर बोलते हैं, विभव में अंतर चाहिए होता है। तो आप याद रखेंगे, जैसे ऊष्मा के प्रवाह के लिए ताप में अंतर चाहिए, जैसे वायु के प्रवाह के लिए दाब में अंतर चाहिए, ठीक वैसे ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभव में अंतर चाहिए, है ना। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कभी भी ये डेल्टा वी जो होता है, यानी विभव में जो अंतर होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये विभव में अंतर या फिर विभवांतर कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करने का काम जो है बैटरी जो है करती है, या फिर जो सेल बोलते हैं वो करती है। बैटरी का काम यही चीज है, बैटरी का काम है विभव में अंतर बनाए रखना। अगर विभव में अंतर नहीं हुआ तो धारा जो है परिपथ में नहीं बहने वाली है, ठीक।
वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है? हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन लगा रहा है, कौन फ्लो करवा रहा है? आइए जल के प्रवाह से सादृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। ये क्षैतिज नली है, ये क्षैतिज नली है, इससे जल प्रवाहित नहीं होगा। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखकर जल के टैंक से जोड़ दें, यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखकर, नली अभी क्या है, ये दोनों सिरा जो है क्षैतिज है, जमीन से एक लेवल पर है। अगर हम एक ऐसे टिल्ट कर दें, एक सिरा को हम क्या करें, थोड़ा हाइट पर ले आए और किसी टैंक से जोड़ दें, तो यहां से लगातार जल निकलेगा, लगातार जल निकलेगा, राइट। नली के दो सिरों के बीच कोई दाब अंतर बनाए, है ना, दाब में अंतर बनाए तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है ना। ऐसे एक सिरा ऊंचा कर दिया और हाइट पर टैंक से जोड़ दिया, तो यहां से पानी जो है निकलेगा दाब में अंतर के कारण। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल का कोई रोल नहीं है, गुरुत्व बल का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर में कोई अंतर होता है, जिससे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखो ना, ऊष्मा के प्रवाह के लिए ताप में अंतर चाहिए, जल के बहने के लिए, वायु के बहने के लिए दाब में अंतर चाहिए। ठीक वैसे ही विद्युत आवेश को बहने के लिए, विद्युत आवेश को बहने के लिए, विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए या फिर विद्युत धारा को बहने के लिए विभव में अंतर चाहिए, जिसे हम लोग विभवांतर बोलेंगे। विभव में अंतर, विभवांतर चाहिए, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तार से, उसको धक्का कौन लगाता है? तो आप बोलेंगे विभव में जो अंतर होता है वो। अब ये विभव में अंतर एक या अधिक विद्युत सेल से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। एक सेल से या फिर सेल से बनी बैटरी से उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। जो हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों प्लेट के बीच में विभव में अंतर होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में विभव में अंतर होता है, मतलब डेल्टा वी जीरो नहीं होता है। अगर डेल्टा वी जीरो नहीं है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, धक्का लगेगा इलेक्ट्रॉन को और करंट जो है ऐसे बहेगी, राइट। अब सवाल यह भी है कि जो ये सेल है या फिर जो बैटरी है, जो ये सेल है या फिर जो बैटरी है, आखिर ये विभव में अंतर कैसे पैदा कर पाता है ना। जो सेल है या बैटरी है, ये जो दोनों इनके टर्मिनल होते हैं, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो बैटरी या सेल के अंदर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी जो अभिक्रियाएं हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में जो है अभिक्रियाएं जो है, जो ये दोनों टर्मिनल होते हैं, इनके बीच में विभवांतर जो है होता है, विभव में अंतर होता है, जो किसके कारण होता है? इनके भीतर चलने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम सेल को किसी सर्किट से जोड़ेंगे तो ही उनके टर्मिनल के बीच में विभवांतर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर देखो आप, ये सेल है, ठीक, ये सेल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट। ये नेगेटिव, इस पे माइनस लिखा हुआ है, इस पे प्लस लिखा हुआ है, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। इन दोनों टर्मिनल के बीच में विभवांतर है ना, विभव में अंतर है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसे हम लोग छोटा प्लेट से दिखाते हैं, और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसे बड़ा प्लेट से दिखाते हैं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। इनके बीच में जैसे ये कितने वोल्ट का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर विभवांतर जो है ये 1.5 वोल्ट है विभवांतर, यानी विभव में अंतर। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो विभव है उसमें जो अंतर है वो 1.5 वोल्ट का है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर 25 कर दूं, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान में अंतर कितना आएगा? तापमान में अंतर जो है 5 डिग्री सेल्सियस का आएगा। ठीक वैसे ही इन दोनों टर्मिनल के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जो विभव में अंतर है वो 1.5 वोल्ट का है।
ये 1.5 वोल्ट का है, लेकिन ये विभवांतर आया कैसे? इस बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। जब तक वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहेंगी विभव में अंतर बना रहेगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होनी बंद हो जाएगी विभव में अंतर समाप्त हो जाएगा, डेल्टा भी 0 हो जाएगा। जब विभव में अंतर ही नहीं होगा धारा नहीं बहेगी, राइट। तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी मैंने क्या है कि देखो यहां से मैंने बैटरी को निकाला है, यहां से बैटरी मैंने निकाला है, अभी ये बैटरी अकेला है ना, फिर भी इनके टर्मिनल के बीच में जो है, इनके टर्मिनल के बीच में विभव में अंतर है, विभवांतर फिर भी इनके टर्मिनल के बीच में है। ऐसा नहीं है कि सर्किट में हम नहीं जोड़ेंगे तो नहीं रहेगा, फिर भी रहेगा। यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो सेल के टर्मिनल के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है, उस समय भी विभव में अंतर जो है वो बना रहता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेश में गति ला देता है। अब हम इसको जैसे किसी टर्मिनल से जोड़ेंगे, किसी चालक से जोड़ेंगे तो उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें गति ला देता है, यानी बोल सकते हैं ये जो विभवांतर है वो धक्का जो है इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा और उससे क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है ना। केमिकल रिएक्शन हो रही है यानी केमिकल एनर्जी जो है यहाँ पर खर्च हो रही है, उस केमिकल एनर्जी के बदले ही यहाँ पर विभवांतर बन रहा है और विद्युत धारा जो है बन रही है। जब तक ये केमिकल एनर्जी है स्टोर्ड इसके अंदर तब तक विभवांतर बना रहेगा। जैसे वो खत्म वैसे बोलेंगे कि सेल जो है अब डाउन हो चुका है, बैटरी डाउन हो चुकी है, विभवांतर 0 हो चुका है, धारा नहीं बहेगी। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच यानी एक ऐसा परिपथ जिससे विद्युत धारा जो है वो बह रही है, उनके दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उसके कार्य द्वारा परिभाषित कर सकते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, देखो विभवांतर को हम लोग डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली वी से भी डिनोट करते हैं। वी का मतलब आपको विभवांतर ही लेकर के चलना है। कहा जा रहा है किसी सर्किट में जिससे करंट जो है फ्लो कर रहा है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है एकांक समय में, मान लीजिए आप कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया जाता है, ठीक। एकांक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच। तो मैंने एक सर्किट का 2 पॉइंट उठा लिया A और B, भाई A से B तक Q आवेश को ले जाने में W कार्य किया जाता है, Q आवेश को ले जाने में W कार्य किया जाता है, तो एक इकाई आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, W/Q कार्य किया जाएगा, इसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे विभवांतर बराबर W/Q, ठीक। यहां से आपसे कार्य भी पूछा जा सकता है, विभवांतर भी पूछा जा सकता है और आवेश भी पूछा जा सकता है, तो इन सारे को पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखो आप V बराबर हो जाएगा W/Q, ठीक। अब कार्य का एसआई मात्रक आप जानते हो, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का आपने पढ़ा कूलम होता है। तो जो विभवांतर है इसका एसआई मात्रक जूल पर कूलम हो जाएगा और इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यहां से बता सकते हो कि मान लीजिए कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक जूल कार्य किया जाता है। किसी सर्किट के दो बिंदु है, मान लीजिए x है और y है, किसी सर्किट पे दो बिंदु हमने लिया x y, x से y तक एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि x और y के बीच में जो विभव में अंतर है वो 1 वोल्ट के बराबर है। यही चीज आपसे कहा गया है। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल बट्टे में 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम।
जैसे विद्युत धारा को मापने के लिए हमने डिवाइस इस्तेमाल किया था एमीटर, ठीक वैसे ही दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कोई सर्किट है, हमने कोई 2 पॉइंट उठाया, कहा कि भाई इसके बीच जो है किसी सर्किट के 2 बिंदु के बीच हमें क्या चाहिए, विभवांतर मापना है कि विभव में अंतर कितना है। तो उसके लिए एक डिवाइस हम लेंगे वोल्टमीटर। लेकिन देखो जहां हम एमीटर को जोड़ते थे श्रेणी क्रम में, वैसे ही हम लोग वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसे पैरेलल में लगाया जाता है। जिन भी 2 बिंदु के बीच में विभवांतर मापना है उसके पैरेलल में लगाएंगे। ठीक, यहां पर मैं लगाता हूं, एक मैंने बल्ब ले लिया, ठीक, मैंने यहां पर एक सेल ले लिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लो कि मैं चाहता हूं इस 2 बिंदु के बीच, ये बिंदु A है और B है, भाई इसके बीच विभवांतर कितना है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे इसके पैरेलल। श्रेणी क्रम में हम तब बोलते हैं जब इसके श्रेणी क्रम में यहां पर इसको जोड़ा जाता, तब श्रेणी क्रम में बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। वोल्टमीटर को जो है जिन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है उसके पैरेलल में लगाते हैं, राइट। तो आइए एक सवाल देखते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 2 बिंदु के बीच में 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, जबकि उन दोनों के बीच विभवांतर जो है 12 वोल्ट है। तो अभी आपने रिलेशन देखा जो आपको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है। V बराबर होता है W/Q। अब सारा मान आपको दिया हुआ है, ये 12 वोल्ट दिया हुआ है, सब मान हम SI मात्रक में डालेंगे। W आपको चाहिए और आवेश कूलम में आपको दिया हुआ है, तो W बराबर जो है ये 24 जूल हो जाएगा। ठीक, 24 जूल हमारा यहां पर कार्य हो जाएगा। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। विभवांतर बनाने में सहायता कौन करती है भाई, बैटरी करती है या फिर सेल करता है। ठीक, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट विभवांतर का मतलब हुआ कि 2 बिंदु के बीच आवेश को ले जाने में, 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया गया है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे में 1 कूलम होता है, तो 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने के 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया गया है, राइट। ऐसे मान लो अगर 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बिंदु के बीच, सर्किट में 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य किया गया है। ठीक, ऐसे मान लीजिए कि 5 वोल्ट है, मतलब 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 5 जूल कार्य किया गया है। ठीक, 6 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 2 बिंदु के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य किया गया है। तो 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो क्या बोलेंगे आप, हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अभी मैंने आपको समझाया 6 जूल। 6 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 6 जूल कार्य किया जाता है, यानी कितनी ऊर्जा दी जाती है, 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। बस हो गया। अब है विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ जैसा चित्र 12.1 में दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था 12.1, ये इसकी बात की जा रही है। एक सेल या बैटरी, एक प्लग कुंजी, विद्युत अवयव जैसे कि विद्युत अवयव या फिर अवयवों है ना, बल्ब है, कोई दूसरा डिवाइस है, तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। हम क्या करते हैं कि सेल लेते हैं, है ना, इसमें तार जोड़ते हैं, एक चलो प्लग कुंजी लगा देते हैं, एक प्लग कुंजी लगा देते हैं, कुछ हम डिवाइस जोड़ देते हैं, जैसे बल्ब जोड़ दिया, और ऐसे तार, ये बन गया सर्किट।
विद्युत परिपथों को प्रायः ऐसा व्यवस्थित आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। अब जैसे मान लो सर्किट में आपको दिखाना है बैटरी, तो इसके लिए हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिखाना है स्विच, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये स्विच हो गया, ठीक। हमें अगर दिखाना है बल्ब तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। हमें अगर प्रतिरोध दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया है कि सिंबल्स बनाए हुए हैं ताकि हम लोग आसानी से डायग्राम बना सके। अब बल्ब का पिक्चर बनाने नहीं बैठेंगे हम लोग, बहुत टाइम लगेगा। तो सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। यहां आ जाइए, देखो एक सेल को दिखाया गया है, जस्ट एक सेल, एक बड़ा प्लेट, एक छोटा प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम इसी में कई सारे सेल कनेक्ट कर दें, ये एक सेल, एक दूसरा सेल बना दिया, एक तीसरा सेल बना दिया, ये बैटरी है। अब प्लग कुंजी, ये प्लग कुंजी क्या है, ये खुली है, यानी कि प्लग कुंजी यानी कि स्विच ये खुली है, ओपन है, मतलब अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और हम इसमें डॉट बना देंगे तो अब यह स्विच ऑन हो चुका है। बंद मतलब स्विच ऑन, ठीक है, और खुली मतलब स्विच ऑफ, राइट। धारा बहेगी, धारा इसमें बहेगी, इसमें नहीं बहेगी। तार संधि, दो तार को हम लोग जोड़ते हैं ना, ये तार संधि है, ये दिखा रहा है तार संधि, दो तार को हमने जोड़ा है। अच्छा, मान लीजिए कि ये सीन बन रहा है कुछ, मतलब क्या हुआ कि एक तार के ऊपर दूसरा तार है, ये एक तार है, ये दूसरा तार है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। एक तो ये होगा कि इस तार में हम लोग इस तार को जोड़ देंगे हम, ठीक। अभी क्या है, बस सिंपली दो तार ऐसे क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, कनेक्टेड नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है। तो तार क्रॉसिंग है, कोई जंक्शन नहीं है। बल्ब हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया। और प्रतिरोधक रजिस्टर, रजिस्टर का इस्तेमाल आप लोग बहुत करेंगे, तो ये रजिस्टर है सिंपली। अब है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम फिक्स होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस का मान होता है 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम अपने हिसाब से चेंज कर ले, ठीक। तो इसका सिंबल ये होता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर और इसे सिंपली रजिस्टर बोलते हैं। इसे हम लोग धारा नियंत्रक भी बोलते हैं, रियोस्टैट भी बोलते हैं। हम लोग प्रतिरोध को बढ़ा घटा सकते हैं, इसके हिसाब से धारा को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। एमीटर हम लोगों ने देखा, ये सिंबल होता है, वोल्टमीटर का ये सिंबल होता है। ये सारे सिंबल्स आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो इस पार्ट 1 को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग ओम के नियम को पढ़ेंगे अच्छे से, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। और फिर जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग बचे हुए पोर्शन और सवालों को करेंगे जो आखिरी में दिए गए हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।